अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। आज हम दोबारा हैं सना यासर के साथ। सना यासर द रिलेशनशिप कोच। आजकल मैं बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि मैं खुद रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। मैं तो तकरीबन शादी से पहले 8 साल रिलेशनशिप में था। नहीं होने वाली बेगम से, फिर अब बेगम से तकरीबन 12 साल हो गए, तो 20 साल से रिलेशनशिप में हूँ। लेकिन आज तक मुझे लगता है कि यार ये साइंस मेरे पल्ले नहीं पड़ी है। फिर इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कोचेस को भी सुन रहा हूँ, आपको भी सुनता हूँ। तो आजकल जैसे हमने अक्सर जिक्र किया है, सादिया साइकोलॉजी वगैरह बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रही हैं वो। मुझे अगर इस तरह के सवाल होंगे तो मेरे जहन में और कोई बंदा या बंदी नहीं होता सिवाय आपके। सही है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे सवालात, क्योंकि वो बेसिकली ज़्यादा वेस्टर्न कंटेक्स्ट में बात हो रही होती है, लेकिन मसले सारे वही हैं जो ईस्टर्न कंटेक्स्ट में हैं। और मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि हमारे यहाँ ना शादी 2 तरीके से होती है। एक लव मैरिज होती है और एक अरेंज मैरिज होती है। मेरे ख्याल से अब 50-50 हो गया शायद। एक ज़माने में सिर्फ अरेंज ही हुआ करती थी, लव मैरिज बहुत कम हुआ करती थी। दोनों में मसले एक जैसे हैं। सही है, मेरी लव मैरिज थी, आपकी भी लव मैरिज है, और हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को अरेंज मैरिज करते हुए देखा है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा लव मैरिज से, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा हम अरेंज की कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे भी आएंगे। लव मैरिज के लिए एक ही क्राइटेरिया होता है कि प्यार होना चाहिए बस, और प्यार 2 तरफा होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। सही है, वन साइडेड लव तो खैर चलता ही नहीं है, ताकि बागी होके शादी कर सके। बिल्कुल। तो हाँ, लव मैरिज करने के लिए, लव मैरिज की सक्सेस के लिए क्या सिर्फ प्यार होना काफ़ी है? मेरे ख्याल से हम अगर यहाँ से शुरू करें कि कितनी फिल्मी बातें हैं फहद, और लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज में लव हो जाए। अब मैं इसको इस तरह से समझना चाहती हूँ और लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जब तक आपको अपने आप से प्यार नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि आप अगले को क्या ऑफ़र कर रहे हैं। एक पोस्ट मैंने लगाई थी कि आर यू द राइट पर्सन इन द मैरिज, आर यू द राइट पर्सन इन द मैरिज। ठीक है, क्यों? क्योंकि यस, बिकॉज होता क्या है कि हम ना माँ बाप के अपने रिलेशनशिप देखते हैं, हम टीवी के थ्रू उन फिल्मी रोमांसेस को फैंटेसाइज करते हैं। ठीक है कि और यकीन करें, जब अब तो इस बात पे बात होती है कि डिज्नी की भी जो क्लासिक्स हैं उन सब में एक डैमज़ल इन डिस्ट्रेस होती है जिसको हीरो बचाता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमारी लड़कियां, आप देख लें हमारे माशरे में लड़कियां डिपेंडेंट हैं अभी भी बहुत ज़्यादा, जो इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो हमारे लड़कों को समझ में नहीं आता इनको अब डायनामिक्स क्या होंगे और हम इनको मैनेज कैसे करेंगे। सो जहाँ आप सादिया की और बाकी लोगों की बातें सुन भी रहे हैं, मैं चाहूँगी कि जो लोग भी ऐसे रोल मॉडल्स को, ऐसे लोगों की बातों को सुन रहे हैं, वो ये भी दिमाग में रखें कि ये बातें सुनने की हद तक बहुत अच्छी हैं। जब इनको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो क्या आप तैयार हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, ये कह देना मैं ये आज शर्ट इसीलिए पहन के बैठी हूँ क्योंकि बड़े अरसे तक मैं भी ये सुपर वुमन बनना चाह रही थी, बन भी गई थी, बट उसके कुछ नुकसानात मैंने फेस किए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्नआउट होता है। हर जिम्मेदारी अगर मैं अपने ऊपर ओढ़ लूँगी, चाहे वो मेरी नहीं भी होगी, तो मेरा क्या वेलबींग का क्या होगा? हाँ, और मेरे अलावा कौन ख्याल करेगा? क्योंकि मैं एक पैरामीटर सेट कर दूँगी कि जी ये भी मैंने करना है, ये भी मैंने करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। जब मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो उसमें क्या होता है, फिर मेरी बाउंड्री वीक हो जाती है क्योंकि मैं किसी को ना नहीं कर पाती। और मेरी ख्वाहिश क्या होती है कि जी मैं जिसके लिए जो कर रही हूँ वो फिर मुझे चाहे भी, वो मुझे पसंद करे, वो मुझे कबूल करे। तो चाहे आपने जैसे लव मैरिज की बात की, बहुत सी ऐसी चीज़ें फहद जो एक कपल को शादी से पहले बहुत प्यार हो उन दोनों में, तो भी एक दूसरे के साथ खुल के बात करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले खुल के बात करना ही है। यही तो चैलेंज है। ठीक है, खुल के बात करना क्या होता है? खुल के बात करना ये नहीं है कि मुंह दर मुंह हो रहे हैं, ज़बान दराजियाँ कर रहे हैं।
नहीं, खुल के बात करने का मकसद ये है कि आप अपनी सारी वीकनेसेस, सारी डार्क साइड, यार मुझे एक बात बताएं, आप clear करें। आप मुझे- सॉरी for example, कौन लड़का अपनी डार्क साइड बताएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी बेस्ट साइड दिखानी है तो मैं कैसे सच बोल सकता हूँ? चलो पहले पहले या मुझे वो ये कैसे बताएं, सच बोल सकती है? पहले मुझे ये बताएं, क्या प्री मैरिटल कोचिंग या इस तरह जब हम बात कर रहे हैं, लड़के लेना चाहेंगे? लड़के समझना चाहेंगे? आपके ख्याल में? बहुत कम परसेंटेज है है ना? जो सेंसिबल है। मेरे वरना तो पास- ये कोई समझ हमारे इस पॉडकास्ट के सिलसिले से आप भी देखते हैं बहुत से कमेंट्स आते हैं, कुछ इंगेजिंग कमेंट्स होते हैं, कुछ सराहने के कमेंट्स होते हैं और कुछ ऑब्वियसली क्रिटिसाइज भी करते हैं, और मैं उनकी ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, वो उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह हम बात करते, लेकिन बात होना ज़रूरी है, ठीक है। और जब हम कपल की बात करें तो लड़का लड़की दोनों की खुल के बात होना ज़रूरी है। ये खुल के बात लव मैरिज में इसलिए भी आसान है क्योंकि उनको मौका तो मिल रहा है ना बात करने का। अभी ये प्रेशर नहीं है कि जी मामा को पता, मामा की मौजूदगी में बात हो रही है, बाबा की मौजूदगी में बात हो रही है कि नहीं, क्योंकि अरेंज मैरिजेस में शैपरोन होता है, कोई ना कोई आपके पास मौजूद होता है ठीक है। मतलब ये खाली सुना सुनाया नहीं है, जब हमारा भी हो गया था रिश्ता तो फिर ये होता था कि हम अकेले बाहर नहीं जा रहे, ठीक है, साथ में कोई ना, मेरा तो भाई बहन सही बात है। मैं बहुत अच्छी तरह से इसलिए भी शेयर कर सकती हूँ क्योंकि ये सबको पता है अब, ठीक है, बट ऑथेंटिक होना ज़रूरी है, अपने आप से सच बोलना ज़रूरी है। रेड फ्लैग्स मैंने भी जाना वो इग्नोर किया है, ठीक है। और आज में मतलब आपने जिस तरह बताया ना, मैं 16.5 साल से शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं यासिर को अगर जितने अरसे से जानती हूँ, साथ पढ़े हैं हम, तो आप कह सकते हैं कि 24 साल का हमारा साथ है। इस 24 साल में ना वो वैसे हैं जैसे वो थे, ना मैं वैसी हूँ, और इसमें ग्रो कर रहे हैं। हर 3-4-5 साल पे कुछ, हाँ मतलब वो एवोल्यूशन ना नुमायाँ होने लगती है कि हाँ अब मैं वैसे नहीं सोचती या वो वैसे नहीं सोचते, तो एक दूसरे को ये मार्जिन भी तो देना होगा। बार बार आप ये नहीं बोल सकते तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो ऐसी नहीं थी, या ये जब होगा जब कोई एक ग्रो कर रहा होगा, दूसरा ग्रो नहीं कर रहा होगा, दोनों साथ ग्रो कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होंगे कि दोनों रिकग्नाइज हम करेंगे। दोनों साथ ग्रो करें तो क्या ग्रो टुगेदर करें और पार्ट करें, ठीक है, ये भी मैटर करता है। सो हम बात करते हैं कि खुली कम्युनिकेशन की, तो खुली कम्युनिकेशन क्या होती है? वीकनेस कोई नहीं बताता, हाँ वही मैं कह रहा था, वीकनेस नहीं बताता। तो खुली कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप बगैर डर और खौफ के कि ये बंदा मुझे या बंदी मुझे जज करेगी, अपनी बात कन्वे कर सकें बगैर डिसरिस्पेक्ट किए। इसमें पोलाइट होना या शुगर कोट करना ज़रूरी नहीं है, आप झूठ मत बोलें खुदारा, लेकिन आप कम से कम ये ज़रूर कहें कि देखो मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ और मैं ऐसे समझती हूँ और मेरे ये लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, और खुल के बताएं कि आपके डूज और डोंट्स क्या हैं। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये अलाउ कर सकती हूँ, या मैं नहीं कर सकती। लेकिन इसमें अगर आप रेड फ्लैग्स फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं रेड फ्लैग्स, ठीक है, अव्वल तो आप इस नीयत से बात नहीं कर रहे होते खुल के कि आप रेड फ्लैग्स देख रहे हैं, आप अपने कुछ चीज़ें कंसर्न्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कुछ कपल्स के लिए जो कि शादीशुदा अभी नहीं हैं, शादी करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप में, अगर वो इनको हम उनके अंदर ये सेंस इन्फ्यूज़ करें कि यार ये रेड फ्लैग्स देखो, तो आपकी नज़र में कौन से चंद रेड फ्लैग्स ऐसे हैं जो कि ठीक है जाने दिया जा सकता है, और कौन से ऐसे हैं जिस पे आपको स्टॉप कर लेना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं अभी रिसेंटली एग्जांपल दूं आपको, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि यार वो मुझ पे शक बहुत करती है बट आई लव हर सो मच। तो मैंने कहा शक किस तरह का? तो कह रही है वो काफ़ी ज़्यादा, वो डेफिनेटली ये भी पूछती है अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं गाड़ी लेके गया हूँ, तो बोलती है गाड़ी की तस्वीर भेजो मुझे, कहाँ लेके गए हो गाड़ी, तुम कहीं और गए हो, तो वो उसको बेसिक तस्वीर भेजनी पड़ती है। तो लेकिन बोलता है यार मैं प्यार उससे इतना करता हूँ, हम दोनों प्यार इतना करते हैं, मुझे पता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने कहा आंखों देखी मक्खी कोई नहीं खाता, सही है, ये उर्दू मुहावरा है, हमारी अम्मा बहुत बोलती हैं। तो ये मक्खी क्या, आप खाने में आपको दिख गया कि यार कोई कीड़ा है, मक्खी है, तो आप नहीं खाओगे ना उसे, आप बोलोगे यार ये नज़र आ रहा है आपको। तो अब मसला सारा ये है कि मैंने कहा ये तो चीज़ें तो मैं कोई बंदा शादी के बाद तो और नासूर बन जाता है, तो पहले से नज़र आ रही हैं। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से ये बात बताई है। जो चीज़ मैं हाईलाइट करूँगी इस एग्जाम्पल की मुनासबत से, वो ये कि प्यार का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बाउंड्री ना बनाएं।
बाउंड्री अपने साथ, बाउंड्री अपनी फैमिली के साथ। देखिए फाद, हर कपल के ना लाइक लड़के की भी फैमिली होती है जो खैर ख्वाह होती है, लड़की की भी फैमिली होती है जो खैर ख्वाह होती है, और उनका अमल दखल होता है। कितना तय करना होता है आपको, सिर्फ ये तय करना है कि अगर मेरी माँ की कोई अमल दखल है वो इंटरफेरेंस है कि नहीं है, और वो इंटरफेरेंस जज करने आप दोनों इकट्ठा बैठ के ये तय कर सकते हैं कि हाँ देखो मुझे इस बात में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे इस बात में एतराज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह को जानबूझ के अगर दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, उठो उठो भाई, एडल्ट्स हैं, अपना टाइमर खुद लगा सकते हैं, अपना जिस टाइम पे उठना चाहे उठ सकते हैं। तो क्या ये बात नागवार गुजर सकती है? ठीक है, बहुत छोटी सी मिसाल, ठीक है। या ये एक्सपेक्टेशन रखना कि जी अब जब आप अपनी मर्ज़ी से बहू ला रहे, ठीक है। देखिए लव मैरिज में भी ऐसा होता है कि अपनी मर्ज़ी से बहू को लाया जाता है, खुशी से लाया जाता है, ऐसा नहीं है कि बागी हो गया। तो लव मैरिज में भी अगर अपनी खुशी से कोई ला रहा है तो उस खुशी का ये मतलब नहीं है कि आप बस सिर्फ प्रूव करने में लग जाओ कि यार मैंने इनको राम करना है, यू नो, मेरे लिए इनको प्लीज़ करना ज़रूरी है। आपका बॉन्ड आपके हस्बैंड के साथ है या आपका बॉन्ड आपकी वाइफ के साथ है, पहले उस बॉन्ड को तवज्जो दें। प्री मैरिटल कोचिंग में ये बातें एनालाइज करके नहीं होती। आपने जैसे कहा ना रेड फ्लैग्स, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि रेड फ्लैग्स पे फोकस करो, नहीं, मैं तो चाहती हूँ आप अपने जॉय पे फोकस करो। आप इस बात पे फोकस करो कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, अपनी स्ट्रेंथ बताओ, या मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं ये बहुत अच्छे से, मैंने ये ज़िंदगी में चैलेंज फेस किया और मैंने उसको ऐसे ओवरकम किया। ये बातें शेयर करो, ये इम्पॉर्टेंट है कि मैंने कब सबसे ज़्यादा घबराहट महसूस की और मैंने उसको ओवरकम कैसे किया, सेल्फ डाउट आया, एंजाइटी आई। ये कोई इसको कभी भी ये ना समझें कि मैं इससे मेंटल हेल्थ इशू कैसे शेयर करूँगा। फ़ायदा आपको पता है बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग छुपा जाते हैं। पहले से शादीशुदा हैं कि नहीं ये छुपा लेते हैं, पहले से बच्चे वाले हैं कि नहीं ये छुपा लेते हैं, एक औरत प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं ये भी छुपाया जाता है, मेडिकल इलनेसेस छुपाई जाती हैं। किस लिए यार? उम्र छुपाई जाती है। हाँ, बहुत शैलो चीज़ें छुपाई जाती हैं। हाँ, मतलब एक वक्त आता है कि इंसान कहता है कि हाँ यार 3 महीने बड़ी, 9 महीने छोटी, जो भी है, जो भी है, बात ये है कि हम आहंगी है कि नहीं। ये सब बातें खुल के बात करना ये नहीं है कि आप अपनी वीकनेस बताएं, खुल के बात करना ये है कि मैं जिस तरह हूँ, मैं इस तरह आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं ऐसे हूँ, आप मुझे ऐसे कबूल करें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, ठीक है। उसमें ये भी आता है कि मेरी बाउंड्री क्या बता रही है। अगर तो मुझे शऊर ही नहीं है बाउंड्री बनाने का तो देन प्लीज़ वॉइस इट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी बात मैंने सुनी थी एक नर्स से, जब मैं किसी ज़माने में काम करती होती थी, 2004-2005 की बात बता रही हूँ। उसने सुना मेरा रिश्ता हो रहा है और दूल्हा वाले नहीं आ रहे, तो उसने कहा कि फिर आप लोग क्या करेंगे? दूल्हा वाले नहीं आ रहे मतलब? मतलब मैं हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। मैं कराची में नहीं थी, मैं कराची से बाहर थी, इस्लामाबाद में थी। तो रिश्ता डालने आमतौर से लड़के वाले जाते हैं, तो भाई हमारे वाले तो नहीं आए, ठीक है। तो फ़ोन पे भी कोई फॉर्मल उस तरह की मतलब बातचीत थी, बट कोई मंगनी वाला सीन नहीं था। तो उसने जब ये सुना कि जी मंगनी भी नहीं है, बातचीत है और शादी के लिए भी लड़के वाले नहीं आ रहे, तो उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? मैंने कहा भाई आएंगे तो उनका पूरा ख़ानदान आना चाहता है, बड़ा ख़ानदान है, मतलब फ्लाई करके आएंगे या जैसे भी, तो उन लोगों को वो फिजिबल नहीं लगता। तो अब एक उस वक्त मुझे इस बात का शौर नहीं था, बट उस नर्स ने कहा कि मैम हम तो ये तो मतलब अगर आप एग्री कर गई हैं तो कोई मसला, आपके वालिदैन को कोई मसला नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात तो मुनासिब नहीं है क्योंकि कोई एक तो जाएगा, तो अगर आप उनका ख़र्चा बचा रही हैं तो आपका ख़र्चा होगा, और ये बात वो नज़रअंदाज कर रहे। मैंने उससे कहा कि हाँ नहीं, अब तो ये बात हो चुकी है, अब तो बस मैं शादी के लिए जाऊँगी। उसने यहाँ तक बताया कि निकाहनामे पे बाज़ औक़ात उनके यहाँ वालिदैन लिखवा लेते कि हमारी बच्ची को पॉकेट मनी या अलाउंस कितना मिलेगा हर महीने, ताकि ये बहस से हट जाए। और मैं सोचूं निकाहनामे में कैसे लिखवा सकते?
मैंने फर्स्ट टाइम अपनी शादी पे कहा कि मैं निकाहनामा पढ़ना चाहती हूँ और अपने सारे राइट्स ओपन रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी मालूम पड़ा ड्यूरिंग दिस कोर्टशिप के ऐसा भी होता है कि निकाह में क्लॉजेस कटवा देते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आज तक हो रहा है। हाँ, होता ही है, होता है। बट मैं चाहूँगी कि लोग इसको जिम्मेदारी समझें और ये मतलब जो एक हक मुझे अल्लाह ने दिया है एक मुसलमान होने के नाते, वो मुझसे ना छीना जाए। ठीक है, ये एक बाउंड्री है जो कि वायलेट होती आ रही है, तो नॉर्म बन गई है। हाँ, अच्छा, लेकिन वो आज की बात जाता है ज़्यादातर ना कि इस तरह की क्लॉजेस हैं यार, आप अगर इस्लाम की बात करें तो बदशगुनी इस्लाम में तो कुछ होती ही। और वो सारे प्रोविजंस हैं वो बेसिकली इस्लाम से रिलेटेड ही है ना सारे। ठीक है, इसमें बात क्या आ जाती है कि आप किसको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी सी बात रिस्पेक्ट की भी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मसला होता है कि जी मैं कुछ बोलूँ तो अगला डिसरिस्पेक्ट फील करेगा। किस अंदाज से बोलूँ, किस लबो लहजे में बोलूँ कि वो डिसरिस्पेक्ट फील ना करे, ये मुझे वही नाजिल नहीं होगी। सो बेहतर ये है कि जिससे भी आपके रिश्ता होने जा रहा है, लड़का है लड़की, उससे ये तय हो जाए कि डिसरिस्पेक्ट क्या है आपके लिए। क्या ऊंची आवाज़ में बात करना डिसरिस्पेक्ट है? क्योंकि ऐसे बहुत से घराने जब बातें ऊंची आवाज़ में होती है। हाँ, ठीक है, कोई अगर इस तरह के, और बहुत से ऐसे घराने जहाँ बात बहुत तहम्मुल से होती है। सो जहाँ बात तहम्मुल से होती है उसके लिए वो नॉर्म है। सो आपके लिए अचानक से वो नॉर्म बदलने वाला है, राइट, दोनों के लिए। तो उसमें एडजस्ट करने के लिए पेशेंस चाहिए, टॉलरेंस चाहिए। पेशेंस का क्या मतलब है? सालों लग जाएंगे? नहीं, इसको बिल्कुल एक जिस तरह वर्कशीट होती है उस तरह लिख के करना चाहिए कि यार मैं 2 से 3 महीने चाहता हूँ कि तुम एडजस्टमेंट में लो, या मैं 2 से 3 महीने चाहती हूँ कि मैं आपके घर में एडजस्ट हो सकूँ, स्पेशली अगर जॉइंट सिस्टम है, और उस एडजस्टमेंट में मेरी इन चीज़ों का ध्यान किया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कोई बहुत अजीब डिमांड्स नहीं है, लेकिन ये आपका शऊर बताती है आपकी तहजीब के हिसाब से, और ये फाउंडेशन बनाती है एक अच्छी रिलेशनशिप की बिगिनिंग की। इसमें मैं ये भी डालूंगी कि जब रिस्पेक्ट की बात आती है तो अगर औरत के लिए मर्द को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है तो मर्द के लिए औरत को भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। ऊंची आवाज़ में बात सब कर सकते हैं, हाँ, ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे यहाँ ख़वातीन के साथ हो जाती है। ख़ातिन बुरी सी बात है, बुरी सी बात बुरी नहीं है, बट उसके बारे में बात नहीं होती। मैरिटल रेप्स कोई बात नहीं करता है इस बारे में। हाँ, गुंजाइश नहीं है शायद लोगों के दिलों में, लेकिन ये बाउंड्री की वायलेशन है। आप देख, उसको अक्सर रिलीजन से कनेक्ट कर दिया जाता है, ये भी किया जाता अच्छा, जी हाँ, मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट के थ्रू एटलीस्ट इस तरह की बात के इस तरह की बातों के बारे में हम बात कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपका ज़मीर गवारा करेगा कि आप वो मर्द बने, आप मतलब रिफ्लेक्ट करें। आज इसको ये ना समझें कि कोई आप पे तोहमत लगा रहा है, आप इसको इस तरह समझें कि आप खुद अपने अंदर जो अच्छाई ढूंढते हैं, जो आप समझते हैं कि आप बेहतर हैं, उसी अच्छाई को आप अगले को भी तो देना। और इसकी सबसे खूबसूरत एग्जांपल मैंने कहीं पढ़ी थी कि कोई मीम था, पता नहीं क्या था, कि अगर आप आंखें बंद करें और आप ये सोचें कि आपकी बेटी को बिल्कुल वही शख्स मिलने वाला है जैसे आप हैं, मतलब तो आप काम न जाए। हाँ, और अगर आप मुस्कुराए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मुस्कुराए तो अपने आप को चेंज करें, क्योंकि आपको सब पता है कि आप कहाँ गलत हैं अपनी बेगम और फहद, इसमें बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि जी हम तो बेटी वाले नहीं हैं। हमें कैसे अंदाज़ होगा? क्योंकि बेटी हाथ में आते ही मुझे अपने मियाँ का हाल भी याद है। उसकी आंखों में आंसू थे बड़े बड़े। मुझे पहली दफ़ा जब अलिशबा को, मेरे भाई का यही हाल था, अपनी पहली बेटी को देख के यूँ हैंग हुआ था वो, और मतलब इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं आता ना हमारे यहाँ। सो आपका प्यार उमड़ रहा है, आपकी घबराहट भी उमड़ रही है उस वक्त। क्या मतलब न्यूरोलॉजिकली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना, आपकी भी तो माशाल्लाह बनी इसलिए मुझे बुशरा ने कहा है कि तुम जिस तरह इंशा से बात करते हो ना, माँ से भी उस तरह बात किया करो। अरे तो होती नहीं है यार, एक बेटे और बाप में ना टफ लव वाली सिचुएशन होती है, थोड़ा सा इंसान डैप हैंड रखता है कि यार तू लड़का है, सही है, लेकिन जब वो बात करती है भले जैसी भी करे,
भले वो मुझे डांट देते, कहीं ना कहीं उसको मैं लीवे दे देता हूँ, लेकिन महाद साहब के लिए थोड़ा सा मतलब सख्त होता है जो खैर। लेकिन जब बेटी आई थी, जाहिर है वो जैसे मेरे केस में तो बेटे के दौर में मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन जब बेटी आई थी वो फीलिंग अलग होती है। और जब भी मैं इस कोटेशन से काफ़ी रिलेट किया कि उसने कहा ना कि आप आंखें बंद करें और सोचें कि आपकी बेटी को आप जैसा मर्द मिले और आप मुस्कुराएं, तो बहुत अच्छी बात है। कबंशा कितने 8 साल की हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई आई रिलेट टू इट। सो 8 साल में आप में कितना चेंज आया है? बहुत बहुत। आई एम नॉट द पर्सन आई यूज्ड टू बी। है ना, यू हैव इवॉल्व्ड। आई थिंक एवरीबडी कैन इवॉल्व, बट पीपल डोंट चेंज फॉर पीपल, पीपल चेंज फॉर देमसेल्व्स। आप अपने लिए बदलते। चंद नुकात थे जो मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जैसे जो भी इस वक्त शादीशुदा नहीं है उसको क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब वो किसी को परसू करता है, फिर चाहे वो लव हो चाहे अरेंज हो। ये एक ऐसी अम्ब्रेला मैं आपको दे रही हूँ गिफ्ट के तौर पे जो आपकी ऑडियंस यूज़ कर सकती है। कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो, एफर्टलेस हो, आपको ये महसूस ना हो कि आपको अगला जज कर रहा है या कर रही है, ठीक है। आप ये ज़रूर बताएं कि आपके लिए फेथफुलनेस कितनी अहम है, क्योंकि देखिए फ़हद, मैं जिस तरह के वैरायटी ऑफ पीपल से अब इंटरेक्ट करती हूँ, मुझे ये अंदाज़ा है कि कुछ लोग मोनोगमस होते, एक ही शादी चलाना चाहते, लेकिन कुछ लोग मोनोगमस नहीं होते। किसी की फैमिलीज़ में ट्रेंड होता है कि हाँ जी, एक शादी यहाँ की भी, एक शादी दूसरे शहर में। तो जो भी आपका स्पाउस है उससे ये ज़रूर बात करें कि मोनोगमी या पॉलीगैमी के बारे में, एक शादी या 2 शादी या ज़्यादा शादियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्या आप मतलब आपके सेंटिमेंट्स को पोलाइटली शेयर करें। मुझे इसमें बात याद आई मुफ्ती तारिक मसूद से जब मैंने पॉडकास्ट की थी, तो पहली शादी के बाद दूसरी शादी उन्होंने की थी, तो उनकी खाला जो इसी सिचुएशन से गुजर चुकी थी, उनकी सपोर्ट की खाला थी या पुप्पो थी, मुझे याद नहीं। जब वो रिश्ता करके आ गई तो वहाँ वो ये बोल के आ गई, क्योंकि वो जो दूसरे ससुर होने वाले थे वो तबे हुए थे कि नहीं यार ये दूसरी शादी क्यों कर रहा है, करनी नहीं चाहिए। तो जब उन्होंने राज़ी हो गए तो उन्होंने कहा अच्छा ये शर्त लगाएं कि ये तीसरी शादी नहीं करेंगे। तो पुप्पो शर्त देकर आ गई कि ठीक है तीसरी शादी नहीं करेंगे। जब मुफ्ती साहब को पता चला, वो बोला आप यकीन करें मैं उल्टे पैर दोबारा वापस गया, मैंने उनके सामने बैठ कर उनको समझाया मैं तीसरी भी कर सकता हूँ, चौथी भी कर सकता हूँ, आई बी वेरी ट्रूथफुल, सही है ये मैं करना चाहता हूँ। तो अगर आप अभी तोड़ना चाहते हैं रिश्ता तो कोई मसला नहीं है, तो कम से कम वो पॉलीगैमी के लिए वो क्लियर कम्युनिकेशन था ना। इसमें देखिए पॉलीगैमी कोई मयूब बात हाँ, लेकिन आपकी वैल्यूज़ का हिस्सा है कि नहीं, आप उसको वैल्यू करते हैं कि नहीं। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये नहीं हो सकता कि लव इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। मैं पहले भी आपको बोल चुकी ना कि जी इतना मैं प्यार करती हूँ कि मैं इसकी शादी खुद करवा दूँ, तो इसका शौक है। बात करेंगे हाँ ठीक है, ये तो कभी हो नहीं सकता। हाँ वाला नेचुरल। कुछ लोग हमारे देसी कौम के लिए हाँ शायद ये पॉसिबल नहीं है, बट देखिए अरब करते हैं ना, वो लोग साथ रहती हैं, ठीक है, उनके यहाँ ये नॉर्म है क्योंकि उनके शायद शेयर्ड गोल्स में आ जाता है। सो डिस्कस करें कि आपकी कमिटमेंट क्या है, आप अपने स्पाउस से क्या कमिट कर रहे हैं और कितने अरसे के लिए वो कमिट कर रहे हैं। एक नया ट्विस्ट है नहीं, इसके लिए तो कॉन्शियस लेवल ना बहुत आला होना चाहिए, जो कि हमारी आवाम का नहीं है। अभी तक सोचेंगे I want to use yet। फाद आपकी पॉडकास्ट से बहुत से लोगों को इन चीज़ों की रसाई हो रही है। और गालियाँ भी सही पड़ती हैं हम लोगों को क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे। लेकिन डेफिनेटली वी आर हेयर टू टॉक अबाउट दिस ना, हमारा काम ही वही चीज़, उन चीज़ों पर बात करनी जिनमें बात नहीं हो रही है। इंटेंशन ये है कि उससे लोग मुस्तफीद हो सकें। लेकिन हम कहीं ना कहीं उनसे रिलेट ज़रूर करते हैं। यार हम जिनके बारे में बात करें ना, सबसे पहले वो ये ज़रूर बोलेंगे यार इतना कौन सोचता है। हाँ, सो कमिंग बैक टू एक और नुक्ता जो बहुत अहम है, वो ये है कि पेशेंस खाली बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी शुरू होने जा रही है, आप पहले ये तय कर लें कि यार सॉरी बोलना आता है, कभी अपोलोजाइज़ किया है। अपॉलॉजी खाली सॉरी बोलना नहीं होता, डोंट मिस यूज़ द वर्ड सॉरी। अपॉलॉजी के 4 स्टेप्स हैं, वो सीखें, क्योंकि अपॉलॉजी आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। हर किसी से गलतियाँ होती हैं, हर कोई मिस्टेक्स करता है, हम खुद भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन जैसे ही एहसास हो कि मिस्टेक हो गई है, उसी वक्त
आप कह सकते हैं कि देखो मेरा ये इंटेंशन नहीं था, और वो 4 स्टेप्स आप पूरे करें, और चौथा उसमें एक्शन है जो आमतौर से मिसिंग हो जाता है कि रिमॉर्स होना चाहिए, शर्मिंदगी इस बात पे होनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, और उस शर्मिंदगी को लेके नहीं बैठना है, उस शर्मिंदगी को आपने ट्रांसलेट करना है एक्शन में। आइंदा ये नहीं होगा, तभी तो बेहतरी आएगी, तभी तो आप इवॉल्व करेंगे। सो हाउ विलिंग आर यू टू फॉरगिव द अदर पर्सन, ये डिस्कस करें। जनरली लड़कों को सॉरी बोलना सिखाया जाता है। आप अपनी बेटी को जितने आराम से सॉरी बोल देंगे ना, आप बुशरा को उतने आराम से नहीं बोल पाएंगे, है ना? मैं एक्सपेक्ट करूँगा वहाँ से सॉरी, है ना? अच्छा, मज़ेदार बात क्या है, एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से होती है, बट पहल करने वाले की जीत है। सही बात, ऐसे ही है। क्यों है पहल करने वाले की जीत? वो he or she puts an into the fight और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो ये जाहिर कर रहे हैं कि वो सीखना चाह रहे हैं। और मैं वही अगेन बात खाली सॉरी की नहीं है, सॉरी करके अगर बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है, रखिए अपने पास सॉरी, जो सही बात है। ये कितना ज़्यादा होता है लोगों के साथ, कपल्स के साथ, कि वो मार पीट की नौबत तक आ जाती है, उसके बाद सॉरी कर लेते हैं, दोबारा वैसे ही हो जाता है। सही है भाई, एक खाने पे ले गए अच्छे, उसके बाद दोबारा वही रिलैप्स होता है। रिलेशनशिप क्या है? प्लस आपको पता है, मैं तो कभी चाहूँगी कि एक पॉडकास्ट हम स्पेशली करें वेपन्स यूज्ड इन रिलेशनशिप्स पे। कौन सी ऐसे हथियार हैं जो रिलेशनशिप में इस्तेमाल? देखिए ना, सिंपल सी बात है, आपने जैसे बात कर रही हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर बात करें कि वैल्यू सिस्टम्स को सबसे पहले देखें कि आप वैल्यू किसको करते हैं। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि बंदा ये समझ रहा है आई एम प्रोवाइडिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, और क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन जो खातून हैं उनकी जो डिमांड्स है बेसिकली वो इमोशनली थोड़ी हाई है। सही है, उनको टाइम चाहिए। जैसे वो हाई वैल्यू वुमेन और हाई वैल्यू मैन की बात होती है ना, कि अगर बंदा ये समझता है कि मैं पैसे के दर पे सब कुछ कर लूँगा, तो वो हमेशा शैलो वुमेन को या फिर ऐसी ही औरत को अट्रैक्ट करेगा जिसको सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, वो इमोशनली डिटैच्ड होगी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी औरत से शादी की हुई है और ऐसी औरत से रिलेशनशिप है जो इमोशनली साउंड है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, पहले कमिटमेंट मैटर करेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि भाई सब कुछ तो है इनके पास, इनको और क्या चाहिए, एसी भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे बोलते हैं ना, देखिए जैसे हम ना चंद चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं लोगों की। मैंने सीखा ये, आई थिंक मैं जय शेट्टी की किताब पढ़ रही थी और उसमें काफ़ी नुमायाँ लिखा और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। अगर कोई पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़े। जो बात 8 Shades of Love में जो बात मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये कि अगर आज कोई आपकी वेल्थ से अट्रैक्ट हो रहा है, गाड़ी से, पैसे से, तो आप ये समझिए कि अगर आप अपनी तस्वीरें लगा रहे हो ना गाड़ी के साथ, रोलेक्स पहनी हुई है या पैसे के साथ शो ऑफ कर रहे हैं, तो जो शख्स आपके शो ऑफ से अट्रैक्ट हो रहा है, ये फिजिकल पिक्चर्स लगा रहे हैं, अच्छी बॉडी फॉर एग्जांपल, एड्स सब लग रहे हैं, कुछ लग रहा है, वो एक अलग चीज़ है। सो नॉलेज, वेल्थ, ब्यूटी जिसमें फिजिकल लुक्स आ जाती हैं, ठीक है, हेल्थ या कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपके पास है, आप नहीं है, जो जा सकती है आपके पास, ठीक है, somebody with opulence, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा, अगर वेल्थ के हिसाब से आपने किसी को अट्रैक्ट किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपकी वेल्थ से अट्रैक्ट हो क्या है, और आपको अब बाय डिफ़ॉल्ट मेंटेन करना पड़ेगा वो वेल्थ, ताकि ये आपसे अट्रैक्ट रहे, अदरवाइज वो स्विच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई अगर आपकी शक्ल से, आपके फिजिक से अट्रैक्ट हो क्या है, लंबे बाल से, और यासिर भाई ने कहा था ना कि भाई इस सना को मेरे लंबे बाल भी पसंद है, अब तो नहीं है ना। ठीक है। सो अगर कोई ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट होके आए तो फिर आप ये समझें कि आपको वो मेंटेन भी करना पड़ेगा जस्ट टू कीप इट अट्रैक्टिव। और ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। क्या वो चीज़ें हैं जिनसे एक्चुअल अट्रैक्शन हो सकती है जो लॉन्ग टर्म है? उसमें आपकी इंटेग्रिटी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी लॉयल्टी है, आपका पैशन फॉर लर्निंग है, पैशन फॉर ग्रोथ है। ये वो चीज़ें जो सतही नहीं है, पर्सनालिटी का पार्ट है। ये हर उस शख्स की पर्सनालिटी का पार्ट है जो अपने ऊपर काम करता है और ग्रो करना चाहता है, ठीक है।
आपने वैल्यूज़ और बिलीव्स की बात की, मैं इसमें थोड़ा सा एंगल रिलीजन का भी लाना चाहती हूँ। देखिए, ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं जहाँ पर जो बेसिक उनका सेक्ट है या फेथ है उससे बाहर रिश्ता जुड़ रहा होता है। लव मैरिजेस में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इंटरफेथ मैरिजेस भी हो जाती हैं, या जैसे अहले तशी की अहले सुन्नत में शादी हो रही है। इससे पहले कि कोई कॉन्फ्लिक्ट की नौबत आए, प्लीज़ ये डिसाइड करें कि आगे जाके रिलीजियस प्रैक्टिस कैसी रहेगी। और इसमें ये नहीं है कि कंट्रोल हो, राइट? इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कंट्रोल हो। इसमें फ़ात क्या बेस्ट तरीका होगा कि मैं एक्शन करके दिखाऊं। मैं अगर 5 वक्त नमाज़ पढ़ूंगी और जिस तरह से मैं पढ़ूंगी, तरीका मेरे फेथ के, मेरे सेक्ट के हिसाब से हो सकता है, लेकिन जो अल्टीमेटली प्रेयर है वो तो अगले को भी अर्ज करेगा ना कि यार अच्छा ये पढ़ी मैं भी पढ़ूँ, या वो पढ़े मैं भी पढ़ूँ। मज़े की बात है, मैं और मेरे मियाँ ना नमाज़ों में रेसें लगाते होते थे, जस्ट टू कीप अस मोटिवेटेड। या आज मेरी 5 नमाज़ें तुमसे पहले हो गई। इट इज़ गुड फन। मतलब मेरे लिए मोटिवेटिंग था, मेरे लिए इट वॉज स्लाइटली ह्यूमरस ऑल्सो कि यार अच्छा ओ शिट मैं पीछे रह गई आज, या मेरी कज़ा हो गई, यू नो। मैंने नहीं देखा कपल्स इस तरह से करते हो। सो आई थिंक दिस इज़ यूनिक टू मी एंड यासिर। मे बी अदर पीपल डू इट, आई एम नॉट अवेयर, बट इट्स अ फन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग माई फेथ। ये भी तो होता है ना कि जब इंटरफेथ मैरिज होते हैं ज़्यादातर तो सोसाइटल प्रेशर ये होता है कन्वर्ट हो, सबसे पहले तो ये होता है, मेजॉरिटी में होता है। लेकिन अगर कोहैबिटेशन भी हो रही है, फॉर एग्जांपल शिया सुन्नी की शादी हो रही है, ऐसे तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस उनको एक लंबे अरसे तक रहते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो फैमिलीज़ कबूल नहीं कर रही होती हैं, जो इमीडिएट फैमिलीज़ होती हैं वो कबूल कर लेती हैं, उसके बाद ख़ानदान जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ है, मुझे बताएं, मोहल्ले अब वाले, मैं आपको यही फिर दूसरे लोगों को पता चलता है। कितनी प्यारी बात की आपने। अब मुझे बताएं, क्या ये बाउंड्री का हिस्सा नहीं है कि इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली का कितना इंटरफेरेंस है आप दोनों के बीच में? यही तो चैलेंज आता है लोग, है ना? क्योंकि वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि हम 2 लोगों के लिए हेल्दी। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें जहाँ आपने इमोशनल सपोर्ट की बात की थी, इमोशनल सपोर्ट हम समझते हैं कि खाली औरतों को चाहिए, इमोशनल सपोर्ट मर्दों को भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मर्द को दर्द नहीं होता, सबसे बकवास बात है। इमोशनल सपोर्ट आप कैसे समझ, मैं आपका पर्सपेक्टिव भी चाहती हूँ इस पर। इमोशनल सपोर्ट देखिए, सबसे पहले मेरे पास जो सबसे रीसेंट एग्जांपल है, व्हेन आई वाज लिविंग माय 9 to 5 लाइफ, सही है, मेरे लिए बुशरा का ये डिसीजन टू स्टैंड बाय मी और नॉट टू कंट्रीब्यूट टू माय फियर्स वाज अमेजिंग। ठीक है, जितने लोग मुझे डरा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र है 2 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे ख्वाब हैं आगे जाने के, एंड शी इज़ विद मी। उसने कभी मुझे, और इसके साथ मेरे 2-3 दोस्तों ने भी अपनी जॉब्स छोड़ के अपने काम स्टार्ट किए थे। आप यकीन करें, दे हैव गॉन बैक टू दैट लाइफ। क्योंकि उनके जो बेगमा आते हैं, उन्होंने उनको बहुत प्रेशराइज़ कर दिया था, कहा था यार वो कितनी अच्छी लाइफ थी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये करने की वो करने की। उन्होंने फियर में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन मेरे अल्लाह का शुक्र है जो केस है वो डिफरेंट है, कि वो आज तक वो बोलते हैं कि देखो कितना चेंज आया तुम्हें, देखो पहले कैसा था, देखो कितनी अच्छी चीज़ हो रही है, कभी नहीं भी होती लेकिन फिर भी वो कर रही हो। तो ये सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। अगर वो सपोर्ट ना करती मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ, कुछ रखता हूँ, तो अभी मैं ये किसी साइकोलॉजिस्ट की पॉडकास्ट सुनता हुआ आ रहा था गाड़ी में, तो वो कहती है कि बेसिकली कुछ भी हो, हर मर्द को ना वैल्यू महसूस होती है जब उसकी बेगम उसके लिए ख़ुद कोई काम करती है। ऐसा नहीं है वो फेमिनिज्म ने खामखा ये कर दिया कि भाई अपनी रोटी खुद बनाओ और ये करो वो करो, लेकिन एक्चुअली वो सही है वो चीज़ कि मर्द का रास्ता जो है ना पेट के थ्रू होता है। वो इसलिए कहा जाता है कि मर्द एक्चुअली वैल्यूड फील करता है, मुझे भी अच्छा खिलाओ। जब वो वैल्यूड फील करता है और वो सीन फील करता है, वो कहता है कि हाँ यार मेरे लिए कोई है। और उसने कहा मेन आर ऑलवेज बेबीज़, ये भी उसने बात की कि ये थोड़ा सा एक, या तो मेन लुक फॉर देयर ममास एंड देयर वाइफ्स। हाँ ऐसे ही है। तो ये चीज़ है, ये साइकोलॉजी है। तो इमोशनल सपोर्ट तो हमें चाहिए होती है, सिंपल सी बात है। हम जितना भी कह लेंगे भाई हम मैनली ये सब कुछ है, लेकिन इसमें बेस्ट ये है कि आप पहले से तय कर लें कि जी आपकी मैं बेबी बनने जा रही हूँ या आपका मैं शौहर बनने जा रही हूँ, तो मैं वो चीज़ें ओवरलैप नहीं करूँ जो कि आपके पेरेंट्स करते हैं। देखिए हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत करते, हाँ, कुछ लोगों को उनका साथ बहुत लंबा नसीब होता है, ठीक है, और जिन लोगों को नहीं भी होता, आई एम श्योर कोई ना कोई मेमोरी उनकी अपने वालिदैन की होती है। अब वो मेमोरी या तो आपका गिफ्ट होती है या गैप होती है।
गिफ्ट का मतलब है कि वो चीज़ आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका पार्टनर भी करे, क्योंकि वो आपको अच्छी लगती। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स बाशऊर थे, उन्होंने अच्छी पेरेंटिंग की, बहुत सी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी जो आप चाहेंगे कि हाँ ये मैं अपने बच्चे के साथ भी करूँगा। गैप्स वो होते हैं जो आपके वूंड्स होते हैं, जिनसे आप खुद हील कर रहे होते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे ताकि आप हील कर सके। उसको वही नाज़िल नहीं होगी, वो भी जब बताओगे जब पता चलेगा ना। और आपको भी सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप कितनी गैप, कौन से गैप्स हैं। इमोशनल बैगेज, इमोशनल बैगेज। सो जहाँ इमोशनल सपोर्ट की बात है, वहाँ ये ज़रूर समझें कि अपने इमोशनल बैगेज पे काम करना आपका फ़र्ज़ है। आपका पार्टनर आपको फिक्स करने नहीं आ रहा। आपके पार्टनर की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो आपके हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हाँ सपोर्ट करे कि हाँ ठीक है, यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी हियर, तुम्हें यहाँ मसला हो रहा है, तो मैं तुम्हें इस बात में सपोर्ट करूँ। शादी कर तो ठीक हो जाएगा। I swear to God। ये मुझे याद आ गया आपकी बात से कि यहाँ तो ये माइंडसेट है ना कि शादी कर तो ठीक हो जाएगा, या वो ठीक कर देगी, या वो बहुत ठीक कर देगी। आपने तो बिल्कुल जिम्मेदारी दबा दे, एहसास जिम्मेदारी किस कदर हो जाता है दोनों पे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं तो ये भी कहती हूँ कि दो लोगों की शादी हो रही होती है और उससे धूम धड़क्के से सेलिब्रेशन हो रही होती है, और उन दोनों को पता ही नहीं होता व्हाट्स अबाउट टू हैपन, उनके साथ होने क्या वाला है। असल में तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए 5 साल पे। हाँ भाई 5 साल गुजार लिए, 10 साल पे, उफ 10 साल हो गए मुबारक। हाँ 15 साल हो गए मेरे, तो 15 साल का टिक भी लगा हुआ है। सही, अगला है 20, 20 पे बेंच आप, और हर 5 साल का गोल बना लो ना, कमिटमेंट तो करो अगले 5 साल के लिए कि यार इन फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम दोनों, मैं मेरा हस्बैंड, अब हम दोनों 40s में, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे, एक टीनेजर हो गया, दूसरा टीनेजर अब मतलब 11 की हो रही है। सो अब हमारे गोल्स बच्चों की हायर एजुकेशन के लिहाज से तो फाइनेंशियल गोल्स इन्वॉल्व हो गए। मैं चाहती हूँ आप ये भी हाईलाइट करें कि फाइनेंसेस कितना ज़रूरी है। शादी से पहले इस बारे में बात करना कि आपके घर में फाइनेंसेस के ऊपर किस तरह से बात होती है, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, मेरे लिए तो बहुत ह्यूज सरप्राइज था। इसमें तो बहुत ह्यूज सरप्राइज था, बिकॉज मैं तो बहुत ऑकवर्ड हुई थी। मुझे कभी पैसे लेने की आदत ही नहीं थी, एंड देन उसके बाद ससुर से पैसे लेना, मैं तो बस नहीं मेरा चलता था, मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाऊँ। क्योंकि हम इनिशियली बिल्कुल शुरू में यासर मेरी पहली शादी नहीं है, घर में दूसरी शादी है, बट यासर सबसे बड़े हैं राइट, तो सबसे बड़े का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता ही है, इस हाउस होल्ड में था कह लीजिए। तो मैं डायनामिक्स को नहीं समझ, मुझे काफ़ी अर्सा लगा फाइनेंशियल डायनामिक्स समझने में, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कैसे मैनेज करें। और ये फिर होता कुछ नहीं है, बाद में मसले बढ़ते जाते। अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे शुरू में, तो बाद में जाके थिंग्स विल ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत बुरी तरह से रिजॉल्व होता है फिर, और उसमें फिर दिल में कदूरत, बुराई आ जाती है या रिजेंटमेंट डेवलप होती है। सो अब जब मैं लोगों की कोचिंग करती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो ज़रूर बताओ कि कल को मैं कमाना चाहूँगी या नहीं, या जो हस्बैंड है वो ये बता दे कि भाई मैं आई एम कंफर्टेबल बीइंग स्टे एट होम डैड, क्या तुम अगर तुम लीड करना चाहो, या क्लियर कर देना कि नहीं जी हमारे घर तो काम नहीं होगा, तो अगर तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, बाद में नहीं कहना। एंड जो भी फाइनेंसेस आए, ग्रोसरी कौन करेगा, बिल्स कौन मैनेज करेगा, इसके बारे में बात करना मुश्किल ज़रूर है, इट्स अ डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन बट इट नीड्स टू हैपन। आप ज़रूरी नहीं है कि उसको डिफ़िकल्ट करके करें, आप बोलेंगे देखो तहम्मुल के साथ आ जाऊँ, मतलब मुझे वक्त दो, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ बिफोर गेटिंग हिच्ड, बिफोर गेटिंग मैरिड, कि एटलीस्ट शुरू के चंद साल में हम कैसे मैनेज करेंगे, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिए क्या आसान होगा, क्यों नहीं पूछ सकते। मैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम मुझे लगता था कि मैं क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट नहीं करती
तो मैं गिल्टी होती थी कि मेरा मियाँ पे बहुत बर्डन है और मैं बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। मैं अपनी मतलब बाज़ औक़ात अपने मास्टर क्लासेस में या अपने कोचिंग में जब मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि देखो, अगर मुझसे गलती हुई तो मैंने उससे देर में सीखा, तुम लोग जल्दी सीख सकते हो। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, क्योंकि ये फाइनेंसेस जो है ना, एक इमोशंस और एक फाइनेंसेस, ये दोनों बड़े इंटरलिंक्ड हैं आपस में। मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ काफ़ी ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा के जिन्होंने मुझे थोड़ी सी ओरिएंटेशन दी। अपने लाइफ में मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया फाइनेंशियली, फाइनेंस को मैनेज करने में। एक ज़माने मेरी मुलाकात हुई तो उस बंदे ने मेरी जहनीत को ऐसे खोला कि वो काफ़ी अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हमारे ख़ानदान में ना जहाँ से मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ कि यार ख़ानदान में कितना ज़रूरी है लाइंस ड्रॉ करना। हमारे ख़ानदान में एक अनसेड रूल है कि हम लोग बेसिकली जब टूर्स पे जाते हैं ना, तो जैसे मैं गया तो फॉर एग्जांपल मेरे भांजे भतीजों ने मुझे लिस्ट बना के भेज दी। फॉर एग्जांपल यूएस में हो कि भाई ये सारी चीज़ें लेते आना, हम ले आए। फिर घूमते घामते काफ़ी घूमते हैं वो दुनिया। तो जब वो वापस आते थे तो जो अटैची केसेस और जो भी बैग्स हैं वो हवाले किए उनके। अब वो जब खोलते थे ना तो उसमें टैग्स तक लगे हुए होते थे, सारे इसका क्या टैग्स लगे हुए होते थे और प्राइस टैग्स भी होते थे। तो ये प्राइस टैग्स लगे हुए, तो इसका मतलब है तकरीबन कोई महीने डेढ़ महीने के अंदर उनके पास वो SMS आ जाता था कि भाई ये चाचू या ताया ये आपके पास हमने भेज दिए, ठीक है। बोलता है एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे भाई गया हुआ था स्पेन, तो किसी बिज़नेस ट्रिप के सिलसिले में। मैंने उसे कहा यार ज़ारा की 2 पैंटें ला दो, और बड़ा फिट हो गए थे वो। तो वो 4 पैंटें ले आए, सही है। 4 जीन्स लेकर आए और उनको जब उन्होंने दी, उन्होंने बैग खोला तो उसमें टैग्स नहीं थे। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा इसका मतलब ये हो कि उनको पैसे नहीं चाहिए। बोल गए बिल्कुल ऐसे ही। ये अनसेट रूल्स हैं हमारे पास बचपन से कि अगर टैग लगा हुआ है तो मैं नहीं पूछूंगा कितने पैसे हैं और तुम नहीं बताओगे कितने पैसे हैं, आपके अकाउंट पैसे आ जाएंगे। नहीं, अगर टैग लगा नहीं तो फिर देना है, नहीं लगा है तो वो अपनी मर्जी से किसी ने दिया, और वो आप ये भी नहीं बोलेंगे नहीं यार पैसे पकड़ो, ऐसा करो ऐसा। ये अनसेट रूल्स हैं और ये लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उनके माँ बाप ने हमेशा से। तो कितनी खूबसूरत बात है। और कहते हैं कि यार एक ही जगह पे ना, एक ही गले में से 3 लोग पैसे निकाल रहे हो। जैसे हमारे वालिद साथ रहते हैं, हमारे भाई साथ रहता है और मैं साथ रहता हूँ, तो वो गलत है। हाँ, एक ही जगह पे 3 गुल्लक रखे हुए हैं, उससे पैसे निकाले जा रहे हैं, तो वो अलग स्ट्रैटेजी है। हर घर की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती। और मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अच्छा जूता लिया, आप ज़बरदस्त कोई ब्रांड का जूता पहने हुए हैं, आप बहुत अच्छी शर्ट पहने हुए हैं, तो किसी को भी, आपके भाई बहन को, किसी को भी ये कहने की मजाल नहीं होनी चाहिए कि यार इतने महंगी चीज़ें ले लो, तुम्हें पता है घर पे कितने खर्चे हो रहे हैं, तुम्हें पता है कितने मसले हैं, तुम्हें पता है कि ये कितने इशूज़ हैं। बोले आपके फाइनेंसेस आपके अपने फाइनेंसेस हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपने बच्चों को केटर कर रहे हैं, ये नहीं कि आपको दूसरे लोग बता रहे हैं। आपने लाइन ही ड्रॉ नहीं की हुई, इसका मतलब है। हाँ, बेसिकली बिल्कुल है। बहुत सी चीज़ें इंसान गलतियां करके सीखता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हर घर की स्ट्रैटेजी, मतलब दिस नो वन स्ट्रैटेजी ना, एक स्ट्रैटेजी तो नहीं है जो कि कामयाब है। किसी घर में कुछ काम आ जाता है, किसी घर में कुछ काम आ जाता है। इसके बारे में बात होना ज़रूरी है। व्हाट वर्क्स इज़ व्हाट वर्क्स। आपको व्हाट वर्क्स पता होना चाहिए। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे व्हाट वर्क्स, आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको किसी का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो आप वो अडाप्ट करना, लेकिन वो ये मुसल्लत नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, दिल में रिजेंटमेंट डालता है क्योंकि हो सकता है कोई कोप ना कर पा, और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि हमारे तो ऐसा होता है। एक को सुपीरियरिटी, एक को इन्फीरियरिटी, ऐसा भी हो जाता है। या मैं आपको जो बता रही थी ना फहद के, एट टाइम्स लोड शेयरिंग नहीं होती, ठीक है। लोड शेयरिंग का मतलब है कि चाहे वो स्पाउस के बीच में हो, चाहे वो एक ख़ानदान के अंदर एक बड़े घर में रहने वाले कई लोग हों, लोड शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब लोड शेयरिंग नहीं होती तो ये एहसास ज़रूर होता है एक को कि मैं तो किए चला जा रहा हूँ और वो ड्रेन होता चला जाता है, और दूसरे को ये होता है कि मैं तो मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड वाला सीन होता है कि हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी। यहाँ आता है सेक्रीफाइसेस वाला सीन, जो सेक्रीफाइसेस किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट भी तो कर रहे हो ना रिटर्न उसका। अच्छा, मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की इस पे। उसने कहा कि देखो जब मुझे तो आपा कहता है, तो कहता है आपा जब तुम
किसी के अगर तुम किसी के मित्र मदद से बोला उसने, अगर तुम किसी के ऊपर एहसान करती हो ना तो वो तुम्हें कभी रिटर्न नहीं कर सकता। अल्लाह मियाँ ने उसको इस पोजीशन में डाला ही नहीं है कि वो तुम्हारा एहसान रिटर्न कर सके, तुम्हें अल्लाह मियाँ कहीं और से देगा। और मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी कि मुझे उम्मीद तो अल्लाह से है ना, हर रिटर्न मेरा अल्लाह से आना है। whoever the creator is, whatever your beliefs are, आपके बिलीव्स इसमें बहुत मैटर करती है। आपकी वैल्यू आपको लेके चलती है, आपके एक्शंस बेस्ड होते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। तो पहले से तय कर लेना कि आप किस चीज़ को वैल्यू करते हैं। क्या चीज़ें मैंने हाईलाइट की, अगर डिसरिस्पेक्ट डिफाइंड नहीं है तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप कब डिसरिस्पेक्ट कर गए। ठीक है, अगर वैल्यूज़ शेयर्ड नहीं है तो कभी भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि जी वो तुमने यूं कह दिया और ये तो गलत है। अब वो गलत सही में, जो गलत सही की जो जंग होती है वो ये होती है कि वो वैल्यूज़ अलाइन। हाँ, आपके लिए जो सही है उसके लिए नहीं। ऐसा भी होता है, फहद के अरेंज मैरिज होती है तो आपको तो नहीं पता था अगला बंदा कैसा है या अगली बंदी कैसी है, तब क्या सूरत हाल होगी। तब भी आप मतलब ऐसा होता है ना कि आपके पास अब हाँ हो चुकी, अब चॉइस नहीं है कि ये यहाँ ख़त्म करें, अब बात आगे बढ़ चुकी है। आपने रियलाइज़ तब किया है कि अब जब आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि पहले दिन आप फिज़िकली इंटीमेट हो जाएंगे बट आप इमोशनली इंटीमेट नहीं हैं। ऐसे सिचुएशंस भी तो होती हैं। उस इमोशनल इंटीमेसी को डेवलप करने का ठेका किसका है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोनों की, दोनों को पिचिंग करना है। और खुदारा कोई ये अब ना कहे कि टाइम विल हील थिंग्स। टाइम गोज बाय, टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। मैंने अपने मेंटोर से सीखा है, फर्दर फास्टर, हर चीज़ को जल्दी कर लो, सीखो, दूसरे लोगों की गलतियों से सीखो। Even fail faster if you have to. That's what I'm saying, exactly that. And I don't even use the word fail, I say feedback. गड़बड़ हो गई, क्या फीडबैक है, what is your learning? आओ बात करते हैं। बात करने के लिए ओपन टू डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी अपना वक्त ज़ाया न करें अगर अगला बंदा इज़ नॉट ओपन टू डिस्कशन। आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में फ़र्क है ना। अगर किसी में इतना तहम्मुल नहीं है कि वो अगले की बात सुने, और जहाँ तक मैं कह रही हूँ सुने, आप देखें ना, सुने ऑडिटरी हो जाते हैं। आई एम नॉट एन ऑडिटरी पर्सन। अक्सर ऐसा होता है मैं बात काट देती हूँ, देन आई फील बैड ऑल्सो। बट शायद मेरा दिमाग तेज़ चलता है और हमारे दिमाग को, माइंड को आदत होती है क्लोजर की ना, कि अच्छा बिकॉज मैंने वो जुमले पहले या तो सुने होते हैं। अगर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है तो लोग रिलेट कर सकेंगे इस चीज़ से कि आप कोशिश करते हैं जुमले को ख़त्म करने की, तो बाज़ वक़्त आप अल्फाज दे देते। मेरा मियाँ बड़े मज़े से कहते हैं दूल्हा से आगे मत भागो। आपने शायद सुना, ठीक है, दूल्हा से आगे मत भागो। उसका कहने का मकसद क्या होता है कि लेट समबडी फिनिश द सेंटेंस फर्स्ट, क्योंकि हो सकता है कि वो ना हो जो आप सोच रहे हो, और अक्सर ऐसा हो जाता है। दिस इज़ समथिंग जो मेरी मिस्टेक होती है कि अगर मैं बटन कर गई हूँ या अगर मैं बोल देती हूँ कि उस जुमला भी आधा हुआ और मैं आगे से उसको कंप्लीट कर देती हूँ, तो कहता ये तो मैं नहीं कह रहा था। तो होता है, ऐसे हो जाता है। बट उस वक्त रियलाइज़ करें कि हाँ अच्छा ठीक है, चाह रहे क्या थे, बताना क्या चाह रहे थे। गिव देम दैट स्पेस, टेल देम कि हाँ ठीक है, यू आर विलिंग टू बी ओपन, यू आर विलिंग टू गिव देम दैट स्पेस, दैट्स व्हाट आई डू। बट आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर पर्सन एज वेल। अगर आप मेरी बात काट रहे हैं तो बाद में आप मुझे मौका देंगे ना बोलने का। और एम्पैथिक लिसनिंग हर वो मर्द जो ये कहता है कि मेरी बीवी नैन करती है, प्लीज़ अपनी एम्पैथिक लिसनिंग बढ़ाइए। क्योंकि ये मेरा मतलब जो मैं क्लाइंट से डील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि एक पॉइंट पे आके ना जब बात रिपीट होने लगती है और औरत को सोल्यूशन नहीं मिलता, तो उसका मर्द कहने लगता है कि जी ये तो बहुत ही नैगिंग करने लगी है, हर वक्त यही, तुम्हारे पास और कोई बात नहीं करने को, कंक्लूड नहीं हो रही इसलिए, क्योंकि उसको रिजॉल्व नहीं मिल रहा। सो जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रही हूँ वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट स्टाइल होता है फहद कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। आपने जरगे देखे? क्या होते हैं जरगे? ये जो गांव देहात में होता है ना,
पंचायत बैठती, क्या होता है वो तरीका? मोहल्ले के बड़े जो उनके जिरगे के बड़े लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं, एक जैसे अदालत लगती है, लोकल अदालत की तरह होता है। कब बात पहुंचती पंचायत तक? जब घर से निकलती है। और घर से बात बाहर क्यों निकलती है? क्योंकि वो आपस में इमोशनली स्टेबल नहीं है, इतना लड़ गए कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता था हम मियाँ बीवी भी लड़ रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होती थी कमरे से बाहर ना जाए। तो राई के पहाड़ बनते? बिल्कुल, क्योंकि एक दफ़ा दो के दरमियान से बात निकल गई फिर तो उन सब्जेक्टिव हो गई ना। अम्मा किसी और तरह समझ रही हैं, अब्बा किसी और तरह समझ रहे हैं, ख़ानदान वाले किसी और तरह समझ रहे हैं, है ना? और फिर आप जज भी फील करते हैं, फिर आप मज़ीद क्लोज हो जाते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि पहले से ही तय कर लें कि जी हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप चाहें तो आप लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट मैं फेवर करती हूँ कि डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन आमने सामने हो। टेक्स्ट, नोट्स और रिटन, मैंने पहले भी बताया कि इसमें टोन और नॉन वर्बल कुछ नहीं होता कम्युनिकेशन, तो ये बहुत महदूद कम्युनिकेशन होती है, इसमें बात पूरी तरह से कन्वे नहीं हो पाती। आर्बिट्रेटर्स होते हैं जो पंचायत वाले होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग अगर प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हैं, गांव के बड़े, घर के बड़े, वेल विशर ज़रूर हैं, बट आर दे ट्रेंड टू डील इन सच मैटर्स, सच सिचुएशंस? अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग बहुत सी बहुत सी चीज़ें सफ़र करते हैं गलत फ़ैसलों की वजह से। वो फैसला किसी एक के हक़ में तो होता है, इट्स नेवर अ विन विन। हम कोशिश करके कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह भी रिजॉल्व कर सकते हैं कि दोनों के लिए विन विन हो। कोचिंग बेसिकली यही सिखा रही होती है कि आपने किसी को मैल ट्रीटमेंट नहीं करना, किसी के आपकी कोई इल इंटेंशन नहीं, आपने किसी को मैनिपुलेट नहीं करना, आपने अगले इकोलॉजी अपनी सेट रखनी है। हाँ, आपको यही रिश्ता आगे लेके जाना है तो आप अभी से क्यों अपनी कबर खोद रहे वाली बात है कि इसको मजबूत करने के बजाय आप ऑलरेडी ज़ख्म को खुरीद के बार बार हरा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है, मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है वो है कि बैठ के ये बात करना ज़रूरी है कि किसी को बदलने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें। किसी से ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं तुम्हें तब कबूल करूं जब तुम में ये चीज़ हो, राइट? उल्टा ये होना चाहिए कि मैं ऐसे हूँ और मैं ये चीज़ पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें ये कबूल है? अक्सर तो लोग डर रहे होते हैं ना कि यार इतनी क्लियर कम्युनिकेशन हो गई तो सामने से मना ही ना हो जाए। तो आज मना हो जाए इसके कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, मैंने बोला ना आपको, तो उसके मरने से बेहतर इंसान एक दफ़ा मर जाए, वही वाली बात है। हाँ। असल में होता क्या है कि जब आप इस तरह की चीज़ें टॉलरेट कर रहे होते हैं ना, अभी रिसेंटली एक खातून ने मुझे कहा था कि हमारे हस्बैंड जो हैं अभी रिसेंटली डिवोर्स हुई है उनकी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो हस्बैंड थे, मुझे पता चला आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ के बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं। सही, और नार्सिसिज्म का जो सीन है वो बेसिकली उनको वो अपने घर में इतने बुली होते थे कि वो सारे चीज़ हम पे निकालते थे, फिर मुझ पे और बच्चों पे निकालते थे। तो अब बेसिकली जब डिवोर्स के बाद जो बेटियां हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और अब वो कह रही हैं कि मामा दोबारा रुजू कर लें। तो उन्होंने ऐसी, मेरी क्लाइंट भी रह चुकी हैं वो, तो वो कह रही थी कि फ़ाद आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा देखें, मैं इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी एक अप्रोच है वो ये होगी कि आप अपनी बेटियों को बेसिकली ये स्टैंडर्ड बना रही हैं कि मर्द तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तुम्हें फिर भी उसके पास जाना पड़ेगा। यानी कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनकी अभी एजुकेशन करने के लिए, उनको इलस्ट्रेट करने के लिए कि बेटा आपकी एक लिमिट्स होती हैं, जहाँ पे मर्द पहुँच जाए ना उसके बाद से आपने नहीं जाना होता उस तरफ। और अगर आप चली गई, रुजू कर लिया, तो आपने मतलब उनको एजुकेट कर दिया, सही है, मिस एजुकेट कर दिया कि हाँ बेटा देखो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं क्योंकि आपकी माँ ने किए हैं। बहुत सारी ख़वातीन तो यही कहती हैं ना अपनी बेटियों को, बेटा आपने भी ऐसा किया, आप भी ऐसा करोगे, तो एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो ये वो जंक्चर है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन चेंज करना है कि नहीं बेटा यू हैव टू स्टैंड अप योरसेल्फ। आपने देखा बॉस ठीक है, आपके अब्बा हैं, आप प्यार करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन इस तरह का मर्द आपकी ज़िंदगी में भी आए तो यहाँ आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये सेक्रीफाइस नहीं होता कि मैंने अपने बच्चों की खातिर के, काफ़ी औरतें ये करती हैं कि बच्चों के लिए मैं दोबारा चली गई और हमने रिलेशनशिप को बना के रखा। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि जी, जब मैं उनसे पूछती हूँ व्हाई आर यू इन दिस मैरिज, तो कहते हैं बिकॉज ऑफ आवर किड्स। उनके रीजंस इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो कंटिन्यू करें। मैं कुछ
दो चार चीज़ें हाईलाइट करना। सॉरी, हाँ, इसमें एक बात मैं बोलूँ, इस सादिया खान के मैंने सुना था, वो कह रही थी जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो यू आर कमिटेड टू द रिलेशनशिप ओनली बट नॉट टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। वो कमिटमेंट बंदे से तो निकल गई ना, या बंदी से निकल गई, अब आपको सिर्फ रिश्ता रखना है। मैं भी यही कहने वाली थी, और मैं इसको इस तरह से कहने वाली थी कि जो चंद दो चार चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूँ आपकी ऑडियंस के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, इस स्पाउस के रिश्ते में अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये शख्स इमेच्योर है, इंटेलेक्चुअली बात करने में आपके साथ कन्वर्सेशन कैरी नहीं कर पा रहा, कन्वर्सेशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो ये एक रेड फ्लैग है। अगर ये पर्सन नोन है कि डिसलॉयल है, अनफेथफुल है, इनफिडेलिटी कर चुका है हैबिचुअली, यानी ऐसा नहीं कि रिमोर्स हो और बाद में उसको आपने सेकंड चांस दिया और कुछ भी चेंज ना हुआ। जैसे बहुत सारे लड़के कैसे नोवा होते हैं, सही है, वो बड़े मशहूर हमारे नहीं होते यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी गर्ल्स फॉल। मतलब आप सोचिए ना, मुझे मेरे दोस्तों ने बोला, एक ने तो बिठाया 1.5 घंटा, बोला ना इससे ना करो। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मेरा अच्छा दोस्त है, अल्लाह मियां उसको ज़िंदगी दे। उसने काफ़ी समझाया मुझे कि देखो यासिर जो है ना, ये तो तुम्हें पता है, तुमने इसकी दोस्तियाँ करवाई हैं लड़कियों के साथ, कैसे है क्या है, और ये तो मामा बॉय है। तो थे ना मेरे पास रेड फ्लैग्स तो थे ना फहद, बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैंने नेविगेट किया है, हम दोनों ने नेविगेट किया है, और हम दोनों ने मिस्टेक्स करके भी सुधारा एक दूसरे को। तो मैं समझती हूँ कि गुंजाइश हर जगह है, बट आप रेड फ्लैग को इग्नोर ना करें, आप रेड फ्लैग पे काम कर लें, ठीक है। बाउंड्री ना होना इज़ अनदर रेड फ्लैग, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रैपी होना इज़ अनदर। एक और मज़ेदार बात नोटिस करें, बल्कि कल ही मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी। अब देखें, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से भी कर रहे हैं, एक हम आई एम पुटिंग दिस कंटेंट आउट देयर फॉर योर ऑडियंस, ताकि वो सीखें और उस पर काम करें। जब मेरी नज़र से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स गुजरते हैं जहाँ पर आप पूरे माशरे से पूछ रहे होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो इसमें ट्रेंड हैं कि नहीं है, तो आपको दसियों तरह के जवाब मिलते हैं। और उस वक्त जिस तरह की हेड स्पेस में आप होते हैं ना, अगर आप नेगेटिव हेड स्पेस में, तो आपको हर नेगेटिव कमेंट में उस वक्त सही लग रहा होगा, और आप वो गलत इक़दाम उठाएंगे जिनको बाद में आप रिग्रेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदी अगर ये पूछ रही है कि जी मेरे मियाँ अपने आप को तो नया फ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं और मुझे एक यूज्ड फ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बात हुई, और मुझे आगे मतलब ये नो, दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन हर हेड, और वो 3 दिन से रो रही है इस बात पे, ठीक है। मतलब आईफोन के लिए रो रही हो यार तुम। अचानक से उसके लिए ना बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे, उसकी अपनी लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे, उसके हस्बैंड के बिहेवियर पे। मतलब मैंने कहा ये किस किस्म के डायनामिक्स हैं, वेयर आर दे हेडिंग। इनका चंद महीनों में, चंद साल में इनकी रिलेशनशिप का क्या बनेगा अगर आज ये काम करना नहीं। इतनी मटीरियलिस्टिक अगर नेचर अभी से, देखिए अगेन मटीरियलिस्टिक होना भी बुरा नहीं है, एक पर्सपेक्टिव है ना, बट मटीरियलिस्टिक होने का मतलब ये कि फिर तुम शादी ऐसी जगह करो और इस तरह से करो कि तुम्हें पता हो कि यू आर हाई मेंटेनेंस एंड यू विल गेट दिस, तुम्हें ये मिलेगा और अल्लाह मियां तुम्हारे नसीब से तुम्हें दे। लेकिन मतलब मैं ये राइट और रॉन्ग नहीं बोल रही, कभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी। देखिए किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ काम करता है, बट अलाइनमेंट ज़रूरी है, हम आहंगी ज़रूरी है। आप ऐसे शख्स के साथ जो अपनी फाइनेंसेस खुद नहीं मैनेज कर रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, जिम्मेदारी ना उठाने वाला क्या रेड फ्लैग नहीं है? मैं तो कहती हूँ ये भी रेड फ्लैग है कि जिम्मेदारी ज़रूरत से ज़्यादा उठा रहा है, ठीक है ठीक है ना। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई हुई तो प्लीज़ जो जितना मैं अभी तक बता चुकी हूँ इसमें से लिख लें, क्या मुझे करना है, इसमें क्या मेरे काम आने वाला है। बिकॉज हम हर वक्त सीख रहे हैं फहद, जो इवॉल्व हो रहे हैं ना हम। अब चाहे हम अच्छे सोर्सेज से सीख लें, चाहे हम ड्रामों में, अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामास, हमारे राइटर्स बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बट वो लिख रहे हैं जो हमारी ऑडियंस ले रही है और मैसेज लेते हैं, सेंसेशनलाइज्ड स्टफ दैट सेल्स,
उसमें हाइटन किया हुआ होता है कि जी बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस वाले से शादी हो रही है। वेल सेट का क्या मतलब है? 30s में एंड में होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप ला रहे हो छोटी सी लड़की, और इसमें ख़ासतौर पे अवेयरनेस लेवल्स का भी बहुत मैटर करता है ना, कि आपके अभी के फॉर एग्जांपल अभी कल परसों में खुरम इलाही से जब पॉडकास्ट थी तो बड़ी खूबसूरत बात उसने बोली कि यार जब आपके अवेयरनेस लेवल आ जाता है ना, आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, आपको पता है कि यार अब मुझे क्या करना है, तो जब भी अगर आप पूछो कि यार लोगों से पूछो अब क्या करूँ मैं, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक अंधा है कोई, उसको आंखें मिल गई एकदम से और वो लोगों से आगे पूछ रहा है यार अब बताओ मुझे क्या देखना है। वो नहीं पूछता, हाँ वो सिर्फ वो तो उसका सेंस ऑफ वंडर ही इतना होता है, वो कंज्यूम करना शुरू करता है चीज़ें जहाँ से मिलता है उसको। बेबी भी तो यही कर रहा है ना, सो वो हर चीज़ अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, मैंने कल उनकी सादिया की एक अपनी स्टोरी पे शेयर की थी छोटी सी रील, और क्योंकि वो इट हिट वेरी डीपली। देखिए आपने जिक्र किया था अभी अपनी बात में कि जब आप अवेयर हो जाते हैं, जब आप ये चीज़ें कॉन्शियसली करने लगते तो एक लोनलीनेस का फैक्टर भी आता है। फहद, आप उतने पॉपुलर नहीं रहते। किस तरह से? देखिए आपने एक बाउंड्री बना ली, अब उस बाउंड्री को जो एक्सेप्ट कर रहा है वो तो अंदर आ रहा है, वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, बट जो बाउंड्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसका ईगो बहुत बड़ा है, तो वहाँ क्या हुआ, आपके कुछ लोग आपसे दूर हो जाते, आपकी जर्नी आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में लोग कम हो जाते। बड़े होने के साथ साथ भी ऐसे होता है, बादशाह होने के साथ साथ भी ऐसे होता है। मैं ये समझती हूँ अगर आपका चोजन सर्कल है तो इट्स अ गुड थिंग। हाँ वही मेरा मतलब है। सन बनहा तो कोई भी नहीं रह सकता ना, ठीक है। सो आपको अगर अल्लाह ने वो तोहफों के तौर पे वो लोग नहीं दिए जो आपके साथ उस सेटिंग में फिट हो रहे हैं, तो आप ट्रस्ट कर देना वो लोग। यही तो सीन है। मैं यही कहना चाह रहा था कि उस बात से मुझे ये समझ में आया कि जैसे अभी आपने ड्रामों की बात की, ये वो कंटेंट है जो बेसिकली टीवी पे आता है या फिर आपका चोजन कंटेंट है, आप देख सकते हैं इसको। दूसरी तरफ आपके पास ऐसे लोग हैं जो सदगुरु है, पॉडकास्ट से हमारे जय शेट्टी को भी शेट्टी है, तो मैंने मतलब सब्सक्राइब किया है लोगों को, उनके क्लिप्स देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, टाइम निकाल के बाकायदा लोगों को सुनता हूँ, तो मैंने चूज़ किया है ना। अब आपकी लर्निंग का हिस्सा बन गए ना कि आपने टाइम निकाला, और इसी वजह से वही लोग सर्कल में मेरे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, क्योंकि जो इन चीज़ों से एग्री करते हैं, और जो एग्री नहीं करते ना, और जो एक ज़माने में दोस्त भी हुआ करते थे या बड़े क्लोज हुआ करते थे, अगर वो मेरी लाइफ में अब नहीं भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवोल्यूशन के पार्ट नहीं बन रहे वो लोग। अब वो क्लोज लोगों में नहीं है जिनसे बेसिकली मुझे एम्पावरमेंट फील होती है। देखिए आपकी एनर्जी फाइनाइट है, इसका ये मतलब है कि आपकी एनर्जी महदूद है। लर्न टू चूज who you want to share your energy with। जैसे कि हम और आप एनर्जी शेयर करते हैं फाल। It's always so insightful sitting with you because we can explore and talk about this in a civil manner। बहुत से लोगों में civility missing होती है। मैं चाहूँगी 2 मिनट हम civility के ऊपर भी बात करें। जी civility क्या है? civility खाली ये नहीं है कि आवाज़ ऊंची ना हो, सिविलिटी ये भी है कि आपकी कॉन्वर्सेशन में आप पास्ट में से उठा के चीज़ें अग्री टू डिसएग्री भी कर लें, आप अग्री टू डिसएग्री का एलिमेंट भी होना चाहिए, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए, और डिफरेंट बैकग्राउंड से आप बात कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से बात कर सकते हैं। ये सब कुछ होना चाहिए, और खुले जहन से, खुले दिल से। और ख़ास तौर पे आप कहते हैं ना कि आप एक्सप्लोर ही करेंगे। वो बड़ी खूबसूरत बात की थी कि उमर जालियावाला ने, कि वो दिल मुर्दा है जो बेसिकली 2 डिफरेंट आइडियाज़ को कोएग्जिस्ट नहीं करवा सकता। वो सोच मुर्दा है जो 2 डिफरेंट आइडियाज़ को कोएग्जिस्ट नहीं करवा। मैं इसको अगर एक चीज़ से रिलेट करूँ, मुझे नहीं पता आपकी ऑडियंस रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। कंजर्वेटिव का लव यूज़ होता है ना, कंजर्वेटिव का लव कब यूज़ होता है? जब लोग बेसिकली बैकवर्ड की बात कर रहे होते हैं, बड़े बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, जब कैसा नहीं होता, वो ज़्यादा पर्दे का ख्याल रखते हैं, सही है। उनकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एक क्या कहता है रिस्ट्रेंट होता है, और बहुत ज़्यादा जैसे लिबरल का मतलब वो नहीं होता जिस तरह यहाँ बोला जाता है, लेकिन बकौल उनके वो तो बड़े लिबरल नहीं होते, वो लोग बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, ऑपोजिट होता है लिबरल का बेसिकली। और लिबरल का उनको लगता है कि यार वो तो मतलब बगैर कपड़ों के बाहर घूम रहे होते हैं, उनका बिल्कुल ये मतलब होता है। तो कंजर्वेटिव उसका ऑपोजिट होता है। सो अगर इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ,
मतलब खाली वल्गैरिटी की तरफ हम ना जाए। मैं और बड़ा कर दूँ, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये नोटिस किया है कि जब जब कंजर्वेटिव का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, अगर मैं उसके सतही मानों को बरतरफ करूं और मैं सिर्फ ये कहूं कि ये वो चंद लोग हैं जो फियरफुल हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो क्या आप रिलेट कर पाएंगे? क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर चीज़ में रोक टोक ज़रूर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसको एक सर्टन चीज़ को एक्सपीरियंस करने से पहले ही खौफज़दा होकर कहेंगे कि नहीं, ये नहीं करना है। अल्लाह ने से प्यार करने के, अल्लाह ने को ओबे करने के दो तरीके हैं। एक या तो उनसे प्यार करके करो और एक उनसे खौफज़दा होकर करो। आमतौर से जब हम बोलते हैं ना कि खाने के प्लेट में एक चावल का दाना भी नहीं रहना चाहिए, पलकों से उठाना पड़ेगा, गुनाह मिलेगा। अल्लाह ने रहीम करीम है, मुझे एक चावल के दाना गिराने का गुनाह से खौफ में ला के मैं अल्लाह मियाँ से नफ़रत नहीं करना चाहती कि यार ये कैसा अल्लाह है कि ये एक चावल का दाना गलती से गिर गया, मैंने जानबूझ के थोड़ी गिराया और उस पर डांट खा रही हूँ। ऐसा नहीं है। इसी तरह लोगों के लिए भी है। मैंने देखा है आप कवर्ड भी हो तो भी हरास हो जाते हो। मैं जब कॉलेज में थी, 1 साल 1.5 साल मैंने अपनी खाला के घर गुजारा और बस से 10 मिनट का घर तक का पैदल रास्ता था, जो कि मैं आमतौर से मैं पहनती हूँ वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ या कुर्ता, कुर्ता जीन्स के साथ। तो बच्चे जो, उनको नहीं पता मेरी उम्र कितनी, बट मुझसे छोटे बच्चे भी फॉलो कर जाते थे बाज़ों का, साइकिल पे या मोटर बाइक पे। और मैंने जब ये कंसर्न शो किया, अपनी कज़न को बताया, अपनी खाला को बताया, तो उन्होंने मुझे अपना अबाया दे दिया। तो मैंने 1.5 साल अबाया पहना है फिर हुए। उसके बावजूद फहद मेरा बैग फुल होता था, मेरा अबाया कभी इधर से खिंच गया, मैं देख रही हूँ कौन था, एक की तो मैंने बाइक गिरा दी थी। मैं उस वक्त ऐसे थी, लेकिन उस वक्त ये खौफ, मतलब मुझे उस वक्त ये था कि यार ये बाया तो मेरी प्रोटेक्शन था ना, प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है। सो हमारा खौफ ये नहीं, अब मैं नहीं पहनती, मैं सर भी कवर नहीं करती। बहुत से लोग कहते हैं बाजी सर पे तो पट्टा कर लिया करें, बट क्या मैं कंफर्टेबल हूँ? क्या मैं ऐसे लोगों में उठी बैठ रही हूँ जिनसे मुझे कोई खौफ है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आँखों में शर्म रखने वालों के साथ उठ रही बैठ रही हूँ। हाँ, हर किसी की गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन उनसे मेरा उस तरह का इंटरेक्शन है नहीं। और जहाँ मुझे महसूस होता है, ज़ाहिर है मैं मिलाद शरीफ में स्पगेटी स्ट्रैप्स पहन के तो वैसे भी नहीं जाऊँगी, ठीक है। सो आप ये वो चीज़ें जो मैं कंजर्वेटिव से इसको रिलेट कर रही थी कि अगर आप नैरो माइंडेड हो जाएंगे तो आपका टनल विजन होगा फहद, हर चीज़ के मामले में आप लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। पहले कंस्ट्रेंट्स देखेंगे आपको हर चीज़ में रुकावट ही नज़र आएगी। मैं ना ये रखती हूँ साथ, अब आई डोंट नो ये हमारे फ्रेम में है कि नहीं है, बट इन्नमा उसरा युस्रा मेरी फेवरेट वर्स है। क्यों है? बिकॉज ये मैंने अपनी ट्रेनिंग में जो सीखा है, ये उसका जिस्ट है। और इतनी खूबसूरत बात कुरान में मौजूद है कि मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, कभी अपनी पोस्ट्स में, कभी अपनी स्टोरीज़ में, कभी अपनी टॉक्स में। इसका मायने क्या है? बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो अल्लाह ने तो चाह रहा है हमारा फोकस आसानी पे जाए, तो फिर हम मुश्किल पे क्यों फोकस किए हुए? रिश्तों में आसानी लाएं, बात सिंपल है, बात को सिंपल रहने दें। इसी कल की पॉडकास्ट में उसने ये भी कहा था, बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, कि हम जब भी किसी सक्सेसफुल आदमी को देख के उस जैसी सक्सेस पाना चाहते हैं ना, चाहे वो रिश्ते में हो, पैसे में हो, तो हम उसकी सतही चीज़ें देख रहे होते हैं, कॉन्ट्रैप्शन ऑफ सक्सेस पे जाते हैं, हम बेसिकली डेप्थ नहीं देख रहे होते। तो उससे बड़ी खूबसूरत बात की कि जब भी आप डिसाइड करते हैं ना कि आपको सक्सेसफुल होना है या किसी ऐसे पाथवे पे जाना है, तो सबसे पहले तकलीफ़ और दर्द आके आपका दरवाज़ा खटखटाती है कि आप रेडी हैं उसके लिए। अगर आप उसके लिए रेडी नहीं है तो आप उसके लिए भी रेडी नहीं है। फिर आप सिर्फ जलते हैं, सिर्फ जेलस होते हैं, दूसरे को बैड माउथ कर रहे होते हैं, डिफेम कर रहे होते हैं, और आपको लगता है कि यार उसका हराम का पैसा है, अन्य सूरत है, हाँ उसका हराम का पैसा है, जबकि उसने जितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शू डॉग पढ़ी फिल नाइट की, 40 साल की हिस्ट्री जो उसने बताई, तो मतलब मैंने 2-3 रिव्यूज़ भी फिर उसके बाद यूट्यूब पे देखे, उन लोगों ने
बड़ा अच्छा रिव्यू किए कि यार 40 साल में 40 दफ़ा मिनी हार्ट अटैक और मेजर हार्ट अटैक आते आते उस बंदे को, लेकिन उसका पैशन इतना था कि ही मेड थ्रू ऑल ऑफ दिस। और आज नाइकी कहाँ खड़ी हुई है, सही है, स्टीव जॉब्स ने क्या कुछ किया, बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन इनकी उस पर उन लर्निंग्स पे नहीं जाते कि कितनी तकलीफ देखी। अच्छा मुझे एक बात बताए फहद, ये एग्जाम्पल्स तो है, जब आप शादीशुदा कपल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे यासिर को हमको देख रहे होते हैं, बट कितनी डेप्थ में कोई हमारे स्ट्रगल्स को समझ सकता है ना। शादीशुदा ज़िंदगी एक एवरीडे स्ट्रगल है, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई शादी ना करो, है खुश रहो, एक दूसरे को खुशी दो, ठीक है, इंजॉय करो लाइफ, यू नो। लाइक मैं तो फिर हाँ करके आ गई खा के पछताओ या ना खा के पछताओ, लेकिन खा के पछताओ ठीक है। जरूरी है। मेरा कहने का मकसद ये कि मेंटली रेडी रहो, अपने आप को तैयार करो, पहले अपने ऊपर काम करो, पहले अपना और ज़रूरी नहीं है कि वेट करो कि जी कब कोई हील होगा, बात तय कर लो कि जी कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए चैलेंजिंग है, मैं उन पे काम कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी हीलिंग जर्नी में आप भी मेरे साथ हो, तो अगला भी प्रिपेयर्ड होगा ना। और ये बात, अच्छा एक इसमें छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ फहद, लोग इसलिए भी ओपन अप नहीं होते क्योंकि हमारे यहाँ ना लेबल्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी एक मेंटल हेल्थ लेबल है, आजकल इस तरह से थ्रो अराउंड हो रहा है, ठीक है, मतलब फेमिनिज्म में औरतों को भी तो नार्सिसिस्टिक टच दे दिया है ना, ये कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ सही या गलत पे मत जाए, सही या गलत नहीं होता कुछ भी, पर्सपेक्टिव्स हैं और मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। आपका पर्सपेक्टिव मुझसे फ़र्क होगा फहद, और मैं उसे रिस्पेक्ट करूँगी क्योंकि वट एवर इज़ वर्किंग फॉर यू इट्स मेकिंग यू सक्सेसफुल। मेरा पर्सपेक्टिव आज मुझे सक्सेसफुल कर रहा है और जब जब मुझे फीडबैक आता है मैं उस पर काम करती हूँ। आप भी यही करें, आप भी यही करें, दूसरों से लर्न कैसे करें। अच्छी शादीशुदा जोड़ों को देखें, फॉलो करें, सीखें, उनके चैलेंजेस जानें, रिलेशनशिप कोचिंग के ऊपर किताबें पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक्स भी अवेलेबल हैं, पॉडकास्ट्स अवेलेबल हैं। मैं 8 रूल्स ऑफ लव पढ़ रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ से एग्री करूँ, बट जिस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ उसे अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को, अपनी ऑडियंस को बता सकूँ। क्यों नहीं, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। असल में जब लव मैरिज की बात आती है ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग बड़े इंस्पायर्ड हैं हमेशा से अपने मीडिया से, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, बहुत सारी चीज़ों से। हमें थोड़ा सा प्रोग्राम इस तरह किया गया है, बहुत कम परसेंटेज है जो बड़ी कॉन्शियस है, सही है। अब इसमें फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा पीपल फॉल इन लव, सही है, बस प्यार में बाबला, जैसे यासिर भाई ना, प्यार में बाबला हो जाता है आदमी, तो कानों से धुआं निकलने लगता है, उसको पता नहीं होता क्या बात करनी है क्या नहीं करती। तो उसमें क्या होता है कि बहुत दफ़ा ना यू इग्नोर द रेड फ्लैग्स, ठीक है, और आप कहते हो कि यार बस शादी हो जाए, जो कुछ होना है। अब उसमें यार मेरे जहन से निकल गया, मैं क्या पूछना चाह रहा था आपसे। मुझे याद आया कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो DDLJ आई थी, कुछ कुछ होता है आई थी, तो यहाँ तो बहुत कुछ हो गया ठीक है, बट ये मीडिया के इन्फ्लुएंसेस मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अस। मीडिया रोमांटिक रोम कॉम्स, इंग्लिश, हिंदी मूवीज़, हर तरह की मूवीज़, के पॉप, के ड्रामाज एंड सॉन्ग्स, हमारे गानों में लिरिक्स जो इस्तेमाल होते हैं, मेरा दिमाग लिरिक्स पे बहुत ज़्यादा जाता है। इन सब ने रोमांटिक लव को बहुत ऊपर पहुंचाया हुआ है और हम उसकी वजह से बहुत से ऐसा प्यार जो बटोर सकते हैं हम वो बटोर नहीं पाते। जब हम एक नया रिश्ता बनाने जा रहे होते हैं तो हमें फिल्मी दुनिया से निकल के वर्ल्ड की रियलिटी को भी देखना है। आप आज अगर खूबसूरत हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद यही चेहरा होगा। करवा लें बोटॉक्स, करवा लें कोई कॉस्मेटिक्स, नोज़ जॉब करवा लें, लिप्स मोटे करा लें, बट बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। आप अपने आप से झूठ ना बोलें। वो जो ये होता है कि
उठते बैठते तुम्हारा ख्याल आ रहा है और ये सब चीज़ें, ये जो ऑब्सेशन होती है कि अच्छा फ़ौरन मैसेज भी हो रहा है कि कहाँ हो, फ़ौरन मुझे जवाब दो, ये करो वो करो, ये चीज़ें मेरे साथ बड़ी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे मंगनी हो चुकी थी मेरी, तो एक ख़ातून थी जिनसे थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, दोस्ती वोस्ती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज करने शुरू कर दिए और मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ फीलिंग आई कि यार ये कुछ गलत उस पर जा रहा है। उनको पता नहीं था मेरे बारे में, तो मैंने एक दिन उनसे से पूछ लिया, मैंने कहा आर यू माई गर्लफ्रेंड, आई एम सपोज टू आंसर यू ऑल ऑफ अ सडन। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं कहते तो किसको जवाब दोगे। तो मैंने कहा आई ऑलरेडी हैव अ फियांसी, ठीक है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर वो थोड़ा सा बैकफुट पे गई थी। लेकिन वो जो एक हमारे यहाँ जो एक होता है ना टॉक्सिक लव वाली, या टॉक्सिक लव तो नहीं बोलूँगा, एक नॉर्मल लव वाली सिचुएशन ये होती है कि यू स्टार्ट ऑब्सेसिंग ओवर दैट पर्सन, इट्स बिकॉज कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हर वक्त सोचना उसके बारे में, और यहाँ पे ना उसको ग्लैमराइज किया जाता है। मैं इसका एक पर्सपेक्टिव देती हूँ आपको। हमको चाहिए अटेंशन, हमको चाहिए सिग्निफिकेंस, हमको चाहिए कनेक्शन, और ऊपर से इमोशनली ट्रॉमा भी उसके साथ गुजरा हुआ हो तो वो और ज़्यादा उस पर एड अप कर देता है। आप अगर अच्छी तरह किसी से बात करें, आप उनका मसला हल कर दें, आप उनको इन्फ्लुएंस कर दें, तो एक सर्टेन अटेंशन वो आपको दे रहे हैं ना, ठीक है। उसमें कहाँ पर आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी है वो आपके ऊपर है। आपने तो बताया कि आपके पास फियांसे हैं, बहुत से लोग नहीं बताते भाई। वही ना, बस काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा तो पागल आदमी है, क्या जरूरत थी बताने की। एक सर्टेन ईगो मसाज सबको अच्छा लगता है, एक सर्टेन अटेंशन सबको अच्छी लगती है। इसमें आ जाती है बात, व्हाट इज चीटिंग, व्हाट इज अ डील ब्रेकर। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी टू दिस फहद, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जितने गैर शादीशुदा लोग हैं वो ये सुने और ख़ुद से डिसाइड करें, दूसरे से नहीं पूछें, ये वो बताएंगे व्हाट इज़ अ डील ब्रेकर फॉर मी, मैं कब तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और अगर उसमें चीटिंग का लफ्ज़ शामिल है तो प्लीज़ डिफाइन इट। चीटिंग डज नॉट मीन स्लीपिंग अराउंड, चीटिंग हैज़ लेवल्स टू इट एंड चीटिंग हैज़ मोर मीनिंग टू इट। पढ़िए उसके बारे में, समझें चीटिंग क्या होती है, और पूछ लें जिनसे भी शादी होने वाली है कि आपकी क्या राय है, व्हाट इज़ चीटिंग फॉर यू, क्या शादी में लॉयल्टी ज़रूरी है, आप इनफिडेलिटी को कैसे देखते हैं। अगर आप मोनोगमस हैं तो इनफिडेलिटी आपके लिए एक मायूब चीज़ होगी, लेकिन अगर आप पॉलीगैमस हैं तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे, यू नो लाइक आपका रडार खुला हुआ होगा कि जी अगला कौन, अगली किससे शादी करनी है। सो ये वो चीज़ें हैं जो पहले मालूम होनी चाहिए। डील ब्रेकर्स अपने सेट कर लें। डील ब्रेकर का मतलब ये भी है कि खाली चीटिंग नहीं, फिज़िकल अब्यूज़, कोई मुझे धक्का मारे या कोई मुझ पे हाथ उठा ले तो क्या मैं उसके साथ रह सकूंगी? हरगिज़ नहीं। बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है। हाँ, कितने लोगों का ज़ाहिर है, वो कितने लोग तो इसको समझते हैं कि नॉर्मल प्रैक्टिस है, ख़ास तौर पे अगर उनके खानदान में होती आ रही है। तक आप किस हद तक चाहेंगे कि आपकी बेटी इमोशनल अब्यूज़ बर्दाश्त करे? वो तो फिजिकल से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। इमोशनल अब्यूज़, अब चले मुवाजना नहीं ना कर रही, मैं तो सिर्फ अभी पूछ रही हूँ फहद, आप किस तरह से चाहेंगे कि आपकी बच्ची कितना इमोशनल अब्यूज़ बर्दाश्त करे? इमोशनल अब्यूज़ होता क्या है पता है? गैसलाइटिंग। और वो तमाम वेपन्स जो मैं बता रही थी कि मैं कह रही थी कि हमें बात करने की ज़रूरत है कि जब हम किस किस चीज़ को, रिश्ते को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। करें, मैं तो चाहूँगा आप करें। हम ये प्री मैरिटल क्यों नहीं बताते लोगों को, यार ये वेपन्स देखने की ज़रूरत है। वो वेपन्स आइडेंटिफाई होने में वक्त लगता है, तो प्री मैरिटल तो शायद ना हो सके, लेकिन इसके बारे में बात ज़रूर हो सकती है कि देखो मैं अवेयर हूँ कि मेरा एक पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव की बेसिस पे तो मुझे गैसलाइट नहीं करोगे या करोगी, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अदर देन द स्पाउस जो इंटरेक्शंस है वो बता भी नहीं पाते फहद, फियर की वजह से कि यार मैं अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा तो मैं किसी और को वक्त दूंगा तो वो परेशान होगी या बुरा मानेगी, तो बताओ ही नहीं। यू नो, झूठ ना बोलना और बात को छुपा लेना अलग अलग बातें, लेकिन ये दोनों शक पैदा कर देती है इंसान में। तो ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि मेरी बीवी बड़ी शक्की है, बट क्यों है? इज इट बिकॉज उसके पेरेंट्स में कोई गड़बड़ थी, उसके बचपन में उसने देखा और सीखा शक करना, या उसका स्पाउस का बिहेवियर ऐसा है?